हेलो एवरीवन। हम लोग एक प्लेनर मोशन का एग्जांपल स्टार्ट किए थे, सर्कुलर मोशन। और उसमें का बेसिक सर्कुलर मोशन का डेफिनेशन क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। अब बारी बारी हम लोग क्या करेंगे, उस सारे पैरामीटर्स को डिफाइन करेंगे और उनमें रिलेशन डिराइव करेंगे। जब वो रिलेशन ड्राइव हो जाएंगे, सारे पैरामीटर्स डिफाइन हो जाएंगे, तब उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, जो भी जेई मेंस या नीट वगैरह में पूछे जाते हैं। तो जो टर्मिनोलॉजी है, हमने बोला था कि कोई भी प्लेनर मोशन, जो कि सर्कुलर मोशन प्लेनर मोशन का एग्जांपल है, और ये भी कह सकते हैं एंगुलर मोशन का एग्जांपल है। एंगुलर मोशन में दो आते हैं हमारे, रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन। एंगुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों हो सकता है, बट रोटेशनल और सर्कुलर मोशन में हमने बताया था पार्टिकल कॉन्सेप्ट और सिस्टम ऑफ पार्टिकल का डिफरेंस है। जब कई सारे सर्कुलर मोशंस का एक कंबाइंड इफेक्ट हम देखते हैं, उसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। जैसे एक बॉडी एज ए होल, एक बड़ी सी बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है, तो उसके डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट डिफरेंट सर्कुलर पाथ पे मूव करते हैं। तो उनका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है, सारे पार्टिकल्स का सर्कुलर पाथ का इफेक्ट इज डिफाइंड एज रोटेशनल मोशन। फिर रोटेशनल मोशन में इसको फिर से दोबारा एक्सप्लेन करेंगे पूरा कंप्लीट। तो अभी हम सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन ओनली फॉर ए पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन फॉर ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स या बॉडी, रिजिड बॉडी। ओके, तो अभी सर्कुलर मोशन की सारे टर्मिनोलॉजी हम लोग पहले सीखते हैं, टर्म्स रिलेटेड टू एंगुलर मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। मोर जनरली हम लोग एंगुलर मोशन कहते हैं, क्योंकि हम पर्टिकुलर पार्ट उसका पढ़ रहे हैं सर्कुलर मोशन, तो हम सर्कुलर मोशन लिखेंगे टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन या टर्मिनोलॉजी ऑफ सर्कुलर मोशन। उसमें क्या क्या डेफिनेशन यूज करते हैं, तो देखते हैं। टर्म्स रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन, क्या इसके बेसिक टर्म्स हैं। सर्कुलर मोशन चूंकि प्लेनर मोशन का एग्जांपल है, तो प्लेनर मोशन में जो बेसिक चीजें हमने सीखी थी वही चीज यहाँ अप्लाई होगी। क्या बेसिक चीज है कि हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है और कुछ रेफरेंस डायरेक्शन चूज करनी होती है, ताकि उनके रिस्पेक्ट में हम मोशन को एनालाइज कर सकें। तो यहाँ पर भी वही होगा। यहाँ पर वो रेफरेंस पॉइंट जनरली हम लोग यूज करेंगे सेंटर ऑफ द सर्किल। जिस सर्कुलर पाथ पे बॉडी या जिस सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल रोटेट कर रहा है या रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है, उसका सेंटर ही हम रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे और सेंटर से दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करेंगे जो रेफरेंस डायरेक्शंस को बताएंगे, और किसी एक लाइन को हम रेफरेंस लाइन मान लेंगे जिससे एंगल मेजर किया करेंगे उसके रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर। ठीक है, तो समझते हैं पहले। तो इसमें क्या क्या टर्म हमें डिफाइन करने हैं, पहले वो लिख लेते हैं। पहला टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। सेकेंड टर्म हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और थर्ड टर्म एंगुलर वेलोसिटी। एंड फोर्थ एंगुलर एक्सीलरेशन। और भी पैरामीटर्स होते हैं, एंगुलर मोमेंटम, ये सब हम लोग रोटेशनल मोशन में पढ़ेंगे। अभी यहाँ तक इतने पैरामीटर्स देखेंगे, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, सबके आगे एंगुलर लगा हुआ है।
क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल सर्किट पर मूव कर रहा है उसका पोजीशन वेक्टर जो है, रेडियल वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, वो किसी एंगल से रोटेट कर रहा है, किसी रेफरेंस लाइन से, फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। तो ये एंगुलर एक्सीलरेशन। और एक चीजें हैं जो कह सकते हैं टाइम पीरियड, कि जो सर्किट पे, सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल घूम रहा है उसका टाइम पीरियड क्या है। एक रिवॉल्यूशन में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोला करेंगे। और लास्ट इसका हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी को हम यहाँ पर एन से डिनोट करेंगे, स्मॉल एन। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से डिनोट करेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा थीटा, या बहुत छोटा सा स्मॉल, इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम डी थीटा से भी डिनोट किया करेंगे। और एंगुलर पोजीशन को हम डेल्टा थीटा या थीटा, कुछ भी, जैसे यहाँ वैसे ही यहाँ एंगुलर पोजीशन को भी यही डिनोशन देंगे। अब इसमें जो भी ये पहले 3 पैरामीटर्स हैं, ये एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये 4 जो पैरामीटर हैं ये सारे वेक्टर हैं और इनको हम एंगुलर वेक्टर्स भी कहते हैं। इनकी डायरेक्शन हमेशा उस सर्किल के सेंटर से पास होने वाली सर्किल के प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन परपेंडिकुलर टू द सर्कुलर पाथ एंड पासिंग थ्रू द सेंटर इज नोन एज एक्सिस। तो उस एक्सिस के अलोंग इन सारे वेक्टर्स की डायरेक्शन होगी, या हम ये कह सकते हैं कि उस एक्सिस के पैरेलल इन सारे वेक्टर की डायरेक्शन हुआ करेगी। मोस्ट जनरल केस, जो थोड़े बड़े क्वेश्चंस बनेंगे अलग टाइप के, तो उसमें हम एक्सिस को शिफ्ट भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं सेंटर से ही पास हो। तो धीरे धीरे सारी चीजें आएंगी। तो बेसिकली अभी आप समझ के चलते हैं, ये इनको हम एक्सियल वेक्टर्स भी कहते हैं, इसीलिए इनको हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं या एंगुलर वेक्टर्स। ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनकी डायरेक्शन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम ट्रांसलेशनल मोशन में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड लिया करते थे, तो जिस तरफ पर्टिकुलर ट्रांसलेशनल मोशन के जो पैरामीटर्स होते थे, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, उनकी जो डायरेक्शन हुआ करती थी, उसी की डायरेक्शन में हम उसकी डायरेक्शन चूज कर लेते थे। जैसे वेलोसिटी की डायरेक्शन ये है तो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन ये चूज कर ली। डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की ये डायरेक्शन हो गई। एक्सीलरेशन उसी पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के अलोंग हम उसका वेक्टर ड्रॉ करते थे, चूज करते थे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर ये 4 पैरामीटर्स जो है इनकी डायरेक्शन को अलग से डिफाइन किया है। इनका मैग्नीट्यूड अभी हम देखेंगे डेफिनेशन में, और डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए अलग से इनको कन्वेंशनल तरीका एक बनाया है। ये चारों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और कन्वेंशनली इनको अलग तरीके से इनकी डायरेक्शन को डिफाइन किया गया है, जिसमें हम लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल। और वो कन्वेंशन एक एज्यूम्पशन है, बस माना गया है, क्योंकि किसी भी सर्कुलर पाथ पे जब बॉडी चलती है तो या तो वो हमारे रेस्पेक्ट में, हमारे परसेप्शन से, या तो वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी या फिर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही होगी। यही 2 चीजें हो सकती हैं। हम देख रहे हैं उसको, उसके सर्किल को, प्लेन को, प्लेन ऑफ द सर्किल, तो या हम कहेंगे भाई एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है या क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। तो ये 2 परसेप्शंस को डिफाइन करने के लिए, 2 परसेप्शंस को शो करने के लिए एक डायरेक्शन चूज की गई, डायरेक्शन एक लेनी पड़ी। तो पर्टिकुलर रोटेशन को, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस को कन्वेंशनली, या हम कह सकते हैं साइंस फिजिक्स की परंपरा बना ली गई, कन्वेंशनली डिफाइन करने के लिए राइट हैंड थंब रूल यूज किया गया। और राइट हैंड थंब रूल है क्या, जैसे किसी सर्कुलर पाथ पे
इस तरीके से बॉडी हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ है, वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, कैसा भी किसी तरफ तो सर्किल हो सकता है। सर्कुलर पाथ पे बॉडी रोटेट कर रही है, बॉडी मूव कर रही है, तो हम क्या करेंगे, अपने राइट हैंड को इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे ताकि fingers and thumb are perpendicular to each other. Then we rotate या revolve our fingers along the path of the particle. मान लेते हैं ऐसे पार्टिकल चल रहा है, तो पाथ ऑफ द पार्टिकल, जिस तरफ मोशन हो रहा है पार्टिकल का, along the motion of the particle फिंगर्स को रिवॉल्व कराएंगे और ये थंब जिस डायरेक्शन में जाएगा वही डायरेक्शन होगी उस एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन। अब वो एंगुलर वेक्टर ये भी हो सकता है एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, इस तरीके से। और अगर ऐसे चल रहा है तो हम ऐसे कर लेंगे और इस तरीके से रिवॉल्व कराएंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन। अगर कोई पार्टिकल इस तरीके से वर्टिकल सर्किल में मूव कर रहा है तो हम यूं इस तरीके से कराएंगे और ऐसे, तो टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द बोर्ड। और अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो हम ऐसे कराएंगे तो इनटू द बोर्ड, दो ही डायरेक्शन मूव करेगी। अगर हमारी तरफ को है तो मुझे लगेगा एंटी क्लॉकवाइज है, और हमसे दूर है तो मुझे लगेगा कि क्लॉकवाइज है। या आप अपने रिस्पेक्ट में बोल सकते हो, आपको अगर आपकी तरफ उस एंगुलर, किसी भी एंगुलर वेक्टर की डायरेक्शन आपकी तरफ है, दैट मींस आप समझ जाइए कि वो आपके रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। और आपसे दूर की तरफ अगर है तो आपके रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, बशर्ते आप किस तरीके से देख रहे हो, उस सर्किल का प्लेन देख रहे हैं, जिस प्लेन में वो मूव कर रहा है, जिस सर्कुलर प्लेन में मूव कर रहा है, जिस प्लेन में वो सर्किल लाई कर रहा है। ये बेसिक चीज हम ये राइट हैंड थंब रूल इसको बोलेंगे, और इससे इनकी डायरेक्शंस बताया करेंगे कि किस डायरेक्शन में है। फिर आगे डायरेक्शन कैसे क्या क्वेश्चंस में ज्यूम करेंगे वो भी देखेंगे। कभी वेलोसिटी इंक्रीज करेगी, कभी डिक्रीज करेगी, कभी कुछ होगा तो डिक्रीज में क्या होगा, किस तरफ हो जाएगा, किसके कौन अपोजिट हो जाएगा, या इंक्रीज करेगी तो किसके तरफ कौन होगा, वो सारी चीजें बाद में। तो अभी हम क्या समझ रहे थे, ये चार वेक्टर्स जो हैं, ये जो चार डेफिनेशंस हैं, ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं और इनको हम एक्सियल या एंगुलर वेक्टर्स भी कहते हैं। ठीक है, एक्सियल वेक्टर क्यों कहते हैं, क्योंकि एक्सिस के अलावा में सभी की डायरेक्शन होती है और राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड करते हैं इसकी डायरेक्शन। चलिए, तो ये 6 डेफिनेशन हम लोग एक एक करके करते हैं। तो सबसे पहली डेफिनेशन क्या है, एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन, फिर से वही अपना, कंसीडर ए पार्टिकल moves on a circular path with center O and radius R. और इस तरीके से वो मूव कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट। ये दिस इज द सेंटर, और सेंटर से पास होने वाली दो लाइन हमने ले ली, एक ये वर्टिकल और एक ये हॉरिजॉन्टल। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम इसको चूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक हॉरिजॉन्टल सर्किल हमने दिखाया है जिससे एक्सिस ऐसे गई है और ऊपर इस तरीके से पास होगी है। या हम बोर्ड के प्लेन में भी सर्किल दिखा सकते हैं जिसमें एक्सिस ऐसे हो जाएगी। चलिए, ये हमारा सर्कुलर पाथ पे कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसकी रेडियस अपनी आर है। ठीक है, मान लेते हैं किसी इंस्टेंट पर, किसी टाइम इंस्टेंट पर, इस जो हमारी ये एक्स एक्सिस है इसी को हम रेफरेंस लाइन मानेंगे और इसी से एंगल मेजर किया करेंगे। इस रेफरेंस लाइन से एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज चलेंगे तो नेगेटिव। तो जो पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पर, मान लेते हैं यहां पर एट t इक्वल्स टू 0, तो ये रेफरेंस लाइन है। रेफरेंस लाइन पर जब यहां पर पार्टिकल पहुंचा हुआ है
उस समय टाइम को 0 एज्यूम किया गया है, या कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ये रेफरेंस टाइम हमने यहाँ मान लिया। रेफरेंस टाइम मतलब टाइम t इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम t, एट टाइम t पार्टिकल रीचेज एट दिस पॉइंट। तो अभी इसका रेडियल वेक्टर टाइम t इक्वल टू 0 पर ये था, अब इस पॉइंट p पर पहुंच गया, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन कराया सेंटर से। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस लाइन है। अब रेडियल वेक्टर हो गया ये, या पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल व्हिच इज रोटेटिंग एट द सर्कुलर पाथ। दिस इज पॉइंट p एट टाइम t, एट टाइम t पर पार्टिकल पॉइंट p पर है, और ये इसका पोजीशन वेक्टर। अब मान लेते हैं ये इस रेफरेंस लाइन से किसी एंगल थीटा या डेल्टा थीटा, जो भी आप अज्यूम करना चाहें, उससे रोटेट कर गया। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल p। अब एंगुलर पोजीशन को कैसे डिफाइन करेंगे? द एंगल रोटेटेड बाय रेडियल वेक्टर with respect to center from the reference line is defined as the angular position of the particle moving on circular path। तो सिंपल भाषा में क्या कह सकते हैं कि जो भी ये रेडियल वेक्टर है वो किसी टाइम इंटरवल में अपनी रेफरेंस लाइन जो आपने चूज की है, उस रेफरेंस लाइन से कितना एंगल रोटेट कर गया विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, या विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट, या विद रिस्पेक्ट टू सेंटर। तो सेंटर के अराउंड ये घूम रहा है, सेंटर के अबाउट जो रेफरेंस पॉइंट हमने लिया है उसके अबाउट रेफरेंस लाइन से जितना ये रोटेट करेगा, एंगल रोटेटेड बाय दिस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज डिफाइंड एज एंगुलर पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। सिंपल चीज है। तो थीटा क्या है, या एंगुलर पोजीशन क्या है? एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल अबाउट रेफरेंस पॉइंट about reference point। यहाँ रेफरेंस पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल है। about reference point from reference line angle rotated by particle about reference point from a reference line is defined as angular position। In the given situation, angular position is theta या डेल्टा थीटा, कुछ भी मान सकते हैं। थीटा, यहाँ थीटा 1 0 था, यहाँ थीटा कुछ हो गया, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 थीटा हो गया, या डेल्टा थीटा हो गया। ठीक है, तो दिस इज थीटा और डेल्टा थीटा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए इस पे क्या हम लगाएंगे? वेक्टर का साइन। ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव। ये एंगुलर पोजीशन है। तो एंगुलर पोजीशन सिंपल क्या है? एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल अबाउट रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम द रेफरेंस लाइन। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट के अबाउट रेफरेंस लाइन से जितना ये रेडियल वेक्टर जो है, जितना एंगल ये रोटेट कर जाएगा, जितना एंगल ये चेंज कर जाएगा टाइम t में, यहाँ से यहाँ तक टाइम इंटरवल t लगा, या डेल्टा t भी कह सकते हैं, तो उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर पोजीशन। तो इस लाइन के रिस्पेक्ट में अभी पार्टिकल कितनी एंगुलर पोजीशन पे है? थीटा या डेल्टा थीटा, जो भी रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इसकी होगी
अपवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द फिगर। तो हम ये जानते हैं कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम क्या लिखते हैं, आई कैप, और वाई डायरेक्शन में क्या लिखते हैं यूनिट वेक्टर को, जे कैप। तो अगर हम इस एंगुलर वेक्टर एंगुलर पोजीशन डेल्टा थीटा को लिखना चाहें वेक्टोरियली, तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा थीटा का मैग्नीट्यूड केवल लिखेंगे इनटू ए यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इस डायरेक्शन में क्या है, जे कैप, अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, जैसा हमने इसमें ले रखा है। तो इस तरीके से वेक्टर फॉर्मेट में ये एंगुलर पोजीशन लिखी जाएगी। मान लेते हैं ये रोटेट होके यहां आ गया, तो कितना रोटेट कर जाएगा, 90 डिग्री। अब रेडियल वेक्टर क्या हो गया, ये इस समय एंगुलर पोजीशन इसकी क्या होगी, π/2 जे। हाँ जी, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेगा तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल सर्किल है और हम ऐसे रोटेट कर रहे हैं, कितना भी एंगल रोटेट करेंगे हमारा थंब हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वाई डायरेक्शन। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा तो हमेशा जे कैप ही आएगा, माइनस जे कैप नहीं आएगा। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो गया तो माइनस जे कैप होगा। तो चाहे 3π/2 घूम रोटेट कर जाए, चाहे 2π रोटेट कर जाए पूरा पूरा, तब भी 2π जे कैप ही लिखे। तो ये डिनोशन हो गया उसका एक तरीके से वेक्टर फॉर्म में कैसे एंगुलर पोजीशन बताएं। अब इसी के आगे हम लोग आते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर पोजीशन भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही शो करता है, बट विद रेफरेंस टू रेफरेंस लाइन, विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन जो चूज की है। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोई जरूरी नहीं है विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस लाइन ही है। यहां से यहां तक पार्टिकल आया तब भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो यहां से यहां तक का देखा जाएगा। दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज नॉट एंगुलर पोजीशन। एंगुलर पोजीशन हमेशा इस लाइन से देखेंगे कि इस लाइन से कितने एंगल पे है। इफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसको भी हम वही डिनोशन देंगे, डेल्टा थीटा या थीटा या डी थीटा। हाँ ठीक है, डेल्टा थीटा या डी थीटा या थीटा, कुछ भी हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग डिनोशंस दिया करेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है किसी टाइम पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में एंगल रोटेटेड बाय द रेडियल वेक्टर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज डिफाइंड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये है क्या, एंगल रोटेटेड बाय या ट्रेवर्स्ड बाय पार्टिकल, कुछ भी लिख सकते हैं। एंगल रोटेटेड बाय पार्टिकल in a time interval angle rotated by particle, no, angle rotated by position vector of particle, this position vector या radial vector, angle rotated by radial vector of particle in a particular time interval, in a time interval is defined as angular displacement। ओके, तो अगर हम एक बोर्ड के प्लेन में सर्किल बनाए, अभी जो हमने बनाया था वो हॉरिजॉन्टल सर्किल था, अब ये हो गया वर्टिकल सर्किल। थोड़ा सा इसको अच्छा कर देते हैं। दिस इज द सेंटर और ये अपनी रेफरेंस लाइन हो गई, एक्स मान लेते हैं इसको, और ये रेफरेंस लाइन को वाई मान लेते हैं। अब एक्सिस कैसे होगी, इस डायरेक्शन में इनटू द बोर्ड, क्योंकि ये वर्टिकल सर्किल है।
सेंटर वो है, इसकी रेडियस अपनी कुछ होगी r1। और अगर किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल पॉइंट P पर है एट टाइम t, यहाँ पर है एट t, पॉइंट P पर है, और फिर आफ्टर सम टाइम इंटरवल ये पॉइंट Q पर है, एट टाइम t1 मान लेते हैं, और यहाँ पर एट t2, एट t1 टाइम पर P पर है, एट टाइम t2 ये Q पॉइंट पर पार्टिकल है यहाँ पे। तो जब ये P पॉइंट पे था तो इसका पोजीशन वेक्टर या रेडियल वेक्टर ये है, और Q पॉइंट पे है तो रेडियल वेक्टर ये है। ठीक, अब यहां से यहां तक का जो टाइम इंटरवल है वो t2 माइनस t1, और उसी को हम डेल्टा t से भी डिनोट करते हैं। दिस टाइम इंटरवल डेल्टा t क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। इस टाइम इंटरवल डेल्टा t में मान लेते हैं ये पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है वो कितना रोटेट कर गया, डेल्टा थीटा। अगर ये एंगल यहां से यहां तक थीटा 1 है और यहां से यहां तक थीटा 2 है, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, थीटा 2 माइनस थीटा 1। वेक्टर फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, यहाँ एरो लगा देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड अभी हम लिख रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं। हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। जैसे ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर और ये भी वेक्टर। तो यहाँ पर थीटा 1 है, यहाँ थीटा 2 है, तो ये एंगल कितना होगा, थीटा 2 माइनस थीटा 1। और यहाँ P से Q तक इसको टाइम कितना लगा, T2 माइनस T1, बिकॉज एट टाइम T1 पर P पर था, एट टाइम T2 पर Q पर था, तो T2 माइनस T1 डेल्टा T। तो P टू Q जो टाइम इंटरवल डेल्टा T में इसने इस पोजीशन वेक्टर ने जितना एंगल रिवॉल्व किया, जितना एंगल रोटेट किया, रिवर्स किया, वो एंगल कहा जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो दिस इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सिंपल। वेक्टर फॉर्मेट में हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है या 45 डिग्री है, तो 45 माइनस दिस तो कितना हो जाएगा, 45 माइनस 30 15 डिग्री, और 15 साथ में क्या लिखेंगे, जे कैप, और 15 को क्या लिखेंगे, पाई बाई 8। हमेशा इन सब में जो एंगल्स लिखेंगे वो रेडियन में लिखेंगे, डिग्री में कभी नहीं लिखेंगे। तो अगर 30 डिग्री रोटेट किया यहाँ से यहाँ तक तो पाई बाई 6 लिखेंगे, पाई बाई 6 जे कैप। अगर इस डायरेक्शन में जे कैप लिया है तो इस डायरेक्शन में माइनस जे कैप होगा, जो भी आपने यूनिट वेक्टर चूज किया। यहाँ x और y ये है, तो x और y ये z एक्सिस होगा, दिस इज द z एक्सिस, और z एक्सिस में k कैप होता है। और अगर ये ऐसे रिवॉल्व कर रहा है तो k कैप लिखेंगे, k कैप की डायरेक्शन आएगा, क्योंकि ऑलरेडी आपने x और y चूज कर लिया है। तो x और y के परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होगी, z एक्सिस। तो अगर पार्टिकल इधर से इधर रिवॉल्व कर रहा है तो राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे तो z की डायरेक्शन में थंब जाएगा, और z की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर k कैप होता है। इसलिए इस केस में जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, अगर यहां से यहां तक ये 30 डिग्री रोटेट करता है तो हम लिखेंगे पाई बाई 6 k कैप, और अगर ऐसे रोटेट करता है तो पाई बाई 6 माइनस k कैप इनटू द बोर्ड, ये आउट ऑफ द बोर्ड। ठीक है, ये हमारा डिनोशन रहेगा, और ये हमारा वेक्टर फॉर्मेट में लिखने का तरीका रहेगा। तो ये हो गया सिंपल डेफिनेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, एंगल रोटेटेड बाय पोजीशन वेक्टर इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल ऑन ए सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर जो भी पार्टिकल का होगा वो जितना एंगल रोटेट करेगा किसी टाइम इंटरवल में, उसी को हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। प्लस माइनस वेक्टर फॉर्म में हम रूल लगा के हम फाइंड आउट कर लिया करेंगे। ये हो गया सिंपल सा दूसरी डेफिनेशन। तीसरी डेफिनेशन हमारी क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस रेट से चेंज हो रहा है, मतलब पर सेकंड कितना एंगल रोटेट हो रहा है, किस रेट से ये वेरी कर रहा है और एंगल रोटेट हो रहा है, उसको हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी, और इसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे।
अब यहाँ पर एक चीज और है समझने वाली, एंगुलर वेलोसिटी में और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में भी डेल्टा थीटा जो हमने लिखा है, डेल्टा वर्ड यूज करते हैं लार्जर चेंज के लिए और उसको हम एवरेज कहते हैं। एवरेज एंगल जो रोटेट किया उसने वो थीटा टू माइनस थीटा। और जब भी हम डी थीटा वर्ड यूज करेंगे स्मॉल चेंज के लिए कैलकुलस में, डी वर्ड डी वाई बाई डी एक्स डी वाई ये यूज करते हैं। तो डी थीटा जब वर्ड यूज करते हैं तो इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल क्वांटिटी होती है, वो डी थीटा भी हम ऐसे लिखेंगे थीटा टू माइनस थीटा वन, और वो डी थीटा जो होगा वो क्या बोला जाएगा, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस में हमेशा हम ट्रांसलेशन मोशन में भी ये बात कर चुके हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डी थीटा जब लिखेंगे तो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, और एंगुलर पोजीशन को भी अगर डी थीटा से डिनोट करेंगे तो वो इंस्टेंटेनियस एंगुलर पोजीशन है। ठीक है, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर पोजीशन जो भी है वो डी थीटा क्या होंगे, इंस्टेंटेनियस, और एवरेज के केस में हम डेल्टा थीटा यूज करेंगे। यही चीज यहाँ पर भी लागू होगी, एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर एक्सीलरेशन सभी। तो उसी हिसाब से दो टाइप के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दो टाइप के एंगुलर वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस और एवरेज, दो टाइप के एक्सीलरेशन इंस्टेंटेनियस और एवरेज, ये ट्रांसलेशन मोशन में भी होते हैं यहाँ भी होंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी, जब भी एंगुलर वेलोसिटी केवल यूज किया जाएगा दैट मींस इंस्टेंटेनियस, और अगर एवरेज वो कहेगा तो एवरेज वर्ड यूज करेगा क्वेश्चन में कि एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तब हम एवरेज यूज करते हैं। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो अंडरस्टूड होता है कि वो इंस्टेंटेनियस। तो पहले इसी में हम एवरेज बताएंगे और इसी में इंस्टेंटेनियस दोनों बताएंगे। तो एंगुलर वेलोसिटी की मेन डेफिनेशन क्या है, सिंपल भाषा में अगर लिखें हम लोग तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब रेट ऑफ चेंज एवरेज भी हो सकता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज भी हो सकता है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यही है हमारी इज एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज क्या होता है, पर सेकेंड कितना एंगल में चेंज आ रहा है, या यूं कह सकते हैं पर सेकेंड जो रेडियल वेक्टर है या एक्सियल वेक्टर जिसको कह रहे हैं वो पर सेकेंड कितना एंगल रोटेट कर रहा है, दैट इज द रेट ऑफ चेंज। रेट कभी वर्ड लगा है तो पर सेकेंड लिया जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो पर सेकेंड कितनी उसमें वेलोसिटी में चेंज आ रही है या किसी मोमेंटम में चेंज आ रहा है, उस क्वांटिटी में एक सेकंड में जो चेंज आएगा उसको हम रेट बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा, जब रेट वर्ड बोला जाता है तो अंडरस्टूड होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, अदरवाइज वो हमें बताया जाएगा कि किसके रिस्पेक्ट में रेट। रेट तो बहुत सारी चीजों के रिस्पेक्ट में भी होते हैं, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में भी होता है, वो भी रेट बोला जाता है, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भी रेट होता है, बट कभी कुछ ना लिखा हो ओनली रेट लिखा हो दैट मींस respect to time। तो rate of change of angular displacement with respect to time is angular velocity। अब ये angular velocity को हम average angular velocity अगर यूज करें, एवरेज हमने कहा सारे वेक्टर पैरामीटर्स हैं इसलिए हम वेक्टर साइन जरूर यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में इस वाले फिगर को अगर आप देखें तो डेल्टा टी टाइम में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ था, डेल्टा थीटा। तो यूनिट टाइम में कितना होगा, अगर यूनिटरी रूल लगा दें तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और यूनिट टाइम में जो चेंज हो रहा है एंगल में, जो यूनिट टाइम में रोटेशन हो रहा है उसी को हमने क्या बोला, रेट। तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी क्या होगा, रेट होगा, और वही हमारा क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो गई, डेल्टा थीटा वेक्टर बाई डेल्टा टी। और इसकी एंगुलर पोजीशन हो या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो तो एंगल को हमेशा हमने क्या कहा, रेडियन में मेजर करेंगे। तो इसकी यूनिट और इसकी यूनिट दोनों की यूनिट क्या होगी, रेडियन, आरएडी सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, और ये भी आरएडी, क्योंकि एंगल को रेडियन में मेजर करेंगे सारे मोशंस में, याद रखिएगा। यहाँ रेडियन पर सेकंड हो जाएगा इसकी यूनिट,
रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज द वेक्टर फॉर्म, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये हमारा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो गई। अब इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के आगे सफिक्स में कुछ भी नहीं यूज करते हैं, ओनली ओमेगा से डिनोट करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन किया जाता है? किसी इंस्टेंट पे द एंगुलर वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बट किसी भी मोशन के पैरामीटर को किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे डिफाइन करना या ऑब्जर्व करना इम्पॉसिबल है फिजिक्स में। पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हम बता ही नहीं सकते, जबकि उसकी हमें डायमेंशंस ना मालूम। एक पॉइंट पे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसलिए कैलकुलस में तरीका बनाया गया। इंस्टेंटेनियस का कहने का मतलब है कि डेल्टा टी इज वेरी 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 स्मॉल। डेल्टा टी टाइम इंटरवल अगर हम बहुत छोटा कर दें तो लगभग ये पी पॉइंट और क्यू पॉइंट बिल्कुल अप्रोच कर जाएंगे, एकदम बगल में आ जाएंगे, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस में होंगे, बिल्कुल करीब। तो हम कहेंगे कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। डेल्टा टी को बहुत छोटा कर देंगे, डेल्टा थीटा भी बहुत छोटा हो जाएगा, और जब छोटा हो जाएगा कैलकुलस में उसको हम क्या कहते हैं? डी थीटा बाई डी टी। और उसी को लिखने का तरीका क्या होता है? एवरेज का अगर हम लिमिटिंग वैल्यू निकालें, और लिमिट किस पे लगाएंगे? टाइम इंटरवल पे। तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, मतलब ये टाइम इंटरवल इतना छोटा हो जाए तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी ये जो निकालेंगे, ये वैल्यू, ये रेशियो जो आएगा, ये बहुत छोटा अगर हो गया तो ये भी बहुत छोटा हो जाएगा, मतलब एंगल भी बहुत कम रोटेट करेगा छोटे से टाइम इंटरवल में। तो इस पूरे पैटर्न को हम कैलकुलस में क्या लिखते हैं? डी थीटा बाई डी टी। दिस इज द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। एक्चुअल में ये क्या है? एवरेज। तो इसका मतलब है हम लोगों ने क्या किया है? लिमिट, इस पे लिमिटिंग वैल्यू पुट की है, डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, और ओमेगा एवरेज। ओमेगा एवरेज मतलब एंगुलर वेलोसिटी एवरेज वाली जो है उसकी लिमिट ले ली जाए डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो पे, तो वही क्या हो जाएगी? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और उसको हम कैलकुलस में डी थीटा बाई डी टी से लिखेंगे, या लिमिट डेल्टा टी एवरेज, या लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। तो ये फार्मूला याद रखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। यूनिट वही है, बस केवल अलग अलग कंडीशन में डिफाइन की गई है। ये जब डेल्टा टी बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट क्यू यहीं पर होगा, पी से थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, बिल्कुल बगल बगल दोनों पॉइंट होंगे, और उसमें छोटा सा एंगल जो रोटेट हुआ, छोटा सा टाइम इंटरवल लगा, उनका रेशियो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट टी पर ही, ये और क्यू बिल्कुल अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए उसी इंस्टेंट पे हम अज्यूम कर लेंगे कि वहां पर ये एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। अगर ये हमें छोटे छोटे पैरामीटर्स मिल जाए, ये भी वेरी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, ये भी इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है, दोनों का रेशियो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एज्यूम किया गया है या माना जाएगा कि वहां पर एंगुलर वेलोसिटी इतनी है। ठीक है, तो ये पॉइंट पे हमें अप्रोच करके, अप्रोचिंग एक सिंगल पॉइंट पे, पर्टिकुलर इंस्टेंट पे वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी है वो प्रोवाइड करेगा, और ये एवरेज प्रोवाइड करेगा। एवरेज का मतलब क्या है कि मान लेते हैं पार्टिकल यहां से यहां आ गया, पाई बाई 2 रोटेट कर गया, और यहां से यहां तक उसको 2 सेकंड लगा, तो पाई बाई 2 दिस इज द पाई बाई 4, यह हो गई एंगुलर वेलोसिटी। यह पूरा सर्किल रोटेट कर गया और उसमें कुछ टाइम में पता चला कि 2 सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, और पूरे में रोटेट करने में 2 पाई रोटेट करेगा, तो डेल्टा थीटा मेजरेबल है। लेकिन ये डी थीटा और डी टी मेजरेबल नहीं है, ये कैलकुलस की भाषा में है, ये बहुत ही स्मॉल नंबर्स हैं, और इनका जो रेशियो होगा वो उस इंस्टेंट पे, उस पर्टिकुलर पॉइंट पी पे ओमेगा की वैल्यू या इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बताएगा। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बताने का मतलब यही है कि पी और क्यू वेरी क्लोज टू ईच अदर, और जो पी पर होगी वही क्यू पर होगी। एक ही सिंगल पॉइंट, उसको जस्ट एज्यूम कर लिया गया, और सिंगल पॉइंट पे ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन में फिर
कोई कंफ्यूजन ना पैदा हो आपको। इतना ही बेसिक ये होता है इसमें जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। इससे ज्यादा आपको बुक्स में भी नहीं मिलेगा, सिंपल भाषा में मिलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी के दो फॉर्मेट, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। ये कैसे लिखेंगे, इस तरीके से। अब इसका फोर्थ पैरामीटर हमारा क्या है, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो जैसा कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा था, एंगुलर ट्रांसलेशनल मोशन में जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था, रेट ऑफ चेंज ऑफ सॉरी जैसा कि हमने ट्रांसलेशन मोशन में एक्सीलरेशन पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सीलरेशन। सिंपल वे में यहां पर भी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन है एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे। अब वो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से डिनोट करेंगे। अल्फा इज इक्वल्स टू वेक्टर, अल्फा वेक्टर ही है, उसको लिखेंगे डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है ओमेगा है, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है। मान लेते हैं कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे से मूव कर रहा है और ये इसकी रेफरेंस एक्सिस हो गई, ये रेफरेंस पॉइंट हो गया और ये एक वर्टिकल एक्सिस हो गई। इस इंस्टेंट पे यहाँ पर जब पार्टिकल था तो इसमें एंगुलर वेलोसिटी थी ओमेगा 1, और यहाँ पर जब ये पहुंचा तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी हो गई ओमेगा 2 एट टाइम t1 एंड t2। यहाँ पर t1 टाइम है, यहाँ t2 टाइम। तो यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम इंटरवल है वो डेल्टा टी हमने ले लिया। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल में कितना चेंज हुआ एंगुलर वेलोसिटी में, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और ये अपना डेल्टा थीटा एंगल है जो रोटेट किया होगा। तो डेल्टा टी टाइम इंटरवल पे कितना वेलोसिटी इंक्रीज होके हो गई, ओमेगा 1 से ओमेगा 2। इंक्रीज या डिक्रीज कुछ भी चलेगा, चेंज हो रहा होगा। तो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में अगर चेंज इन वेलोसिटी क्या है, कौन सी वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, डेल्टा ओमेगा, चेंज को हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और इसको भी हम वेक्टर फॉर्मेट में ही यूज करेंगे। ठीक है, ये डेल्टा ओमेगा हो गया। कितने टाइम में ये बात हुई, डेल्टा टी टाइम में। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा ओमेगा चेंज आया एंगुलर वेलोसिटी में, तो यूनिट टाइम में कितना आएगा, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। और यूनिट टाइम में जो रेट ऑफ चेंज जो होता है वो पर सेकंड देखा जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिट टाइम में जो चेंज आया उसी को हम एंगुलर वेलोसिटी कहेंगे। लेकिन ये कौन सी होगी, अभी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसलिए इसको हम लिखेंगे एवरेज। लार्ज चेंज है डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो जब भी एंगुलर वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो ये एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन है। अगर इसमें कोई चेंज ना आए, यहाँ पर भी ओमेगा थी स्पीड, यहाँ पर भी ओमेगा थी, तो चेंज जीरो हो गया, इसलिए एंगुलर एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। लेकिन अगर चेंज हो, स्पीड अप हो रही है, पार्टिकल स्पीड अप हो रहा है, तेजी से घूम रहा है, पहले धीरे धीरे फिर तेज होता जा रहा है, या पहले तेज घूम रहा फिर धीमा होता जा रहा है, तो वहां पर चेंज होगा, तब एंगुलर एक्सीलरेशन की वैल्यू कुछ होगी। अब इसमें भी इंस्टेंटेनियस वाले को हम लोग अल्फा से डिनोट करेंगे, और वो क्या होगा, इसी का लिमिटिंग केस जब डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो, दैट मींस लिमिट डेल्टा टी अप्रोचिंग जीरो, मतलब कि ये पॉइंट वेरी क्लोज हो जाए, तो एक सिंगल पॉइंट पे जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन आएगा उसको हम लिखेंगे ओमेगा अल्फा एवरेज।
अल्फा एवरेज, और अल्फा एवरेज की जगह क्या लिख सकते हैं, डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। तो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी एज डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर जो वैल्यू आएगी इसी को हम कहेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और इसी को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेज जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, और इसी को कैलकुलस की भाषा में क्या लिखते हैं, डी ओमेगा बाई डी टी। So this is the instantaneous angular acceleration। तो एंगुलर एक्सीलरेशन की सिंपल डेफिनेशन क्या है, द एंगुलर एक्सीलरेशन एट ए पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट इज डिफाइंड एज इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन, एंड एवरेज angular acceleration defined as rate of change of angular velocity with respect to time is defined as angular acceleration। तो एंगुलर एक्सीलरेशन चाहे ये हो चाहे ये हो, बेसिक डेफिनेशन यही है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज डिफाइंड एज एंगुलर एक्सीलरेशन। और जब हम एंगुलर वेलोसिटी का लार्ज चेंज देखेंगे तो एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन आ जाएगा, और जब हम एंगुलर वेलोसिटी का स्मॉल चेंज देखेंगे तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन हो जाएगा। ठीक है, तो लार्ज एंगुलर वेलोसिटी चेंज में एवरेज, इंस्टेंटेनियस में स्मॉल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। वहां मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था ट्रांसलेशन मोशन में, यहाँ रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और एंगुलर वेलोसिटी में रेडियन पर सेकंड, और वेलोसिटी में क्या होता था ट्रांसलेशन मोशन में मीटर पर सेकंड। तो जहां पर मीटर मीटर है वहां पर रेडियन आ जाया करेगा, सारी चीजें वही हैं, और ट्रांसलेशन की जगह एंगुलर आ जाया करेंगे। तो दिस इज द 4 पैरामीटर्स, जो कि चारों के चारों क्या होते हैं, एक्सियल वेक्टर या एंगुलर वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन हम किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, है सारे वेक्टर्स ही, डेल्टा से भी डिनोट करते हैं, केवल थीटा से भी, डेल्टा थीटा से भी, वो सारी चीजें ध्यान में रखेंगे, जैसे जैसे यूज होगा न्यूमेरिकल में उस तरीके से कर लेंगे। तो बेसिक ऐसे ही हम यूज करते हैं, डेल्टा थीटा डेल्टा ओमेगा, इस तरीके से। तो 4 डेफिनेशन होगी, एंगुलर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, और सभी की यूनिट और सभी की डायरेक्शन सेम राइट हैंड थंब रूल से ही हम देखेंगे। उंगलियों को, हमारी जो फिंगर्स हैं उनको हम रोटेट कराएंगे अलोंग द रोटेशन ऑफ पार्टिकल, और थंब की डायरेक्शन हमें बता दिया करेगा उस पर्टिकुलर पैरामीटर की, पर्टिकुलर वेलोसिटी या डिस्प्लेसमेंट या एक्सीलरेशन की डायरेक्शन। ठीक है, तो दीज आर द एक्सियल वेक्टर्स, सभी की डेफिनेशन हो गई, सभी के फार्मूले हो गए। अब छोटी सी ये डेफिनेशन बनती है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड में हम लोग यहीं पर कर लेते हैं, टाइम पीरियड सिंपल सी डेफिनेशन है और कुछ नहीं। टाइम पीरियड क्या है, द टाइम टेकन by particle to complete one revolution। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, टाइम टेकन by the particle to complete one revolution on a circular path is defined as time period of that particle। तो उसको हम t से डिनोट करेंगे, इसको किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल t से। ये सिंपल है। अब लास्ट हमारी डेफिनेशन है, ये ई पार्ट था, एफ में है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड। ठीक है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस completed
बाय पार्टिकल इन 1 second, और it is denoted by small n. ठीक, अगर हम देखें टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन कंप्लीट करता है, टी टाइम में 1 रिवोल्यूशन अगर कंप्लीट करता है तो 1 टाइम में कितना रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा? 1/t. दिस इज द बेसिक यूनिटरी रूल। और 1 टाइम इंटरवल में, मतलब 1 सेकेंड में, यूनिट टाइम में जितने वो रिवोल्यूशन कंप्लीट करेगा उसी को कहते हैं फ्रीक्वेंसी। 1/t